नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। कोरोना वायरस ने इन दिनों देश में कहर बरपा रखा है। ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की अपनी मुहिम में जुटा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी दुबे। तो इस कार्यक्रम के दौरान आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। तो डॉक्टर एसपी दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और अब आपसे समझना चाहेंगे कि एक नॉर्मल खांसी जुकाम और एक कोरोना पॉजिटिव अगर मरीज है उसके खांसी जुकाम में क्या फर्क देखने को इन दिनों मिलता है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि इस बार जो म्यूटेंट वेरिएंट आया है जी, इसके अंदर ये देखा गया है कि इस बार जो खांसी आ रही है वो खांसी जो है सामान्य दवाइयाँ लेने से ठीक नहीं हो रही है। और ये खांसी जो है एक ठसके के समान पेशेंट को आती है और ये खांसी लगातार बनी रहती है। तो इस बार की जो खांसी कोरोना में सेकेंड वेव में जो आई है वो डेफिनेटली पहली वेव के मुकाबले में थोड़ी अलग है। बिल्कुल। सर, एक और इन दिनों आम बात देखी जा रही है कि जो लोग पॉजिटिव नहीं भी हैं लेकिन एक गले में खराश की स्थिति बहुत दिनों से बनी हुई है, और किसी में 15 दिन से, किसी में 20 दिन से, और ये खराश जा नहीं रही है। उसके लिए क्या उपाय किए जाए? जी। बेसिकली ये जो रहती है इसको बोलते हैं ट्रेकियाइटिस। जो अपना ट्रेकिया होता है, जो गले का हिस्सा रहता है, जी। कई बार इस गले के हिस्से के अंदर कार्टिलेज में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म खांसी जो है आती है। इसके अंदर हमको एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और साथ में हमको एंटी एलर्जिक और एंटासिड दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, और वो कम से कम 15 दिन के लिए लेनी पड़ती हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बार बार हम गले को खराशे नहीं। अगर हम ऐसे गले को क्लियर करेंगे तो हमारे गले के अंदर चोट पहुंचेगी और ये चीज़ जो है एक विशेष सर्कल के रूप में बन जाएगी। हमको जब भी ऐसा लगे कि हमें गले को क्लियर करना है उस समय हमको एक घूंट पानी पीना है और क्लियरिंग ऑफ थ्रोट को अवॉइड करना है। तो ये चीज़ हमें ठीक होने में काफ़ी मदद देती है। बिल्कुल। सर, इन दिनों जो लोग कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं उनके अंदर एक खास बात ये दिख रही है कि गले में दर्द शुरू होता है, लेकिन गले के दर्द के साथ जब जैसे खराश उनको होती है उसके बाद उनके मस्तिष्क में भी दर्द होना शुरू होता है। सिर दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसको किस तरीके से देखा जाएगा? देखिए, जो नई चीज़ आजकल चालू हो गई है जिसके कारण लोग बहुत डरे हुए हैं, जिसका नाम है ब्लैक फंगस। जी। तो कई बार इससे केवल सरदर्द ही नहीं, कई लोगों को चेहरे के अंदर सामने के हिस्से में दर्द होने लगता है। खासकर ये होता है पोस्ट कोरोना के लोगों को। जी। हालांकि ये देखने में आ रहा है कि जो लोग कोरोना से भर्ती हैं अभी उन मरीजों में भी ब्लैक फंगस देखने को मिल रहा है। इसमें जो है आँख के पीछे के हिस्से में दर्द होता है, नाक के अंदर दर्द होने लगता है। कई बार नाक के अंदर जो सिक्रीशन आते हैं वो भी थोड़े से मटमैले और ब्लड मिक्स आ जाते हैं। ये जो है फीचर आजकल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कोरोना जो है गले में तो अटैक करते ही वो रेस्पिरेटरी वायरस है जो नाक के रास्ते से जाता है। इसीलिए इसको आप बोलते हैं, बीमारी को दूसरा नाम देते हैं नेज़ो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस। तो ये नाक से आँख में और आँख से दिमाग में जाता है। तो नाक के अंदर ही साइनस होते हैं, इसी कारण से साइनस के कारण भी हेडेक होता है। इसलिए मरीज को आजकल हेडेक देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सर, ये सारी चीज़ें बहुत आम हो गई। पहले सिरदर्द होता था, अगर 2 दिन लगातार है तो आपने सिरदर्द की मेडिसिन लिया और आपका सिरदर्द दूर हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 5 से 6 दिन का वक्त बीत जा रहा है, सिरदर्द आपका नहीं जा रहा है। आप फिर मेडिसिन लेते हैं, फिर आपको लगता है कि सिरदर्द शायद चला गया, और फिर 10 दिन बाद या 15 दिन बाद फिर वही स्थिति होती है। तो इससे कैसे निपटा जाए? क्या RT-PCR टेस्ट करवाना ज़रूरी हो जाता है? नहीं, आमतौर पर ये देखने में आ रहा है कि जिन भी लोगों को आजकल RT-PCR टेस्ट जो भी करा रहा है, आजकल पॉजिटिविटी जो है इस बार बहुत ज़्यादा देखने में आई है, आप देख रहे हैं। तो जिन भी लोगों को गले के अंदर थोड़ा भी खराश हो, गले के अंदर खराश के साथ हल्का सा बुखार हो, सर में दर्द हो, बॉडी में बहुत ही टूटन हो, उनको बिना विलंब किए अपना RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल लोग घरों में रहकर ज़्यादा इलाज करा रहे हैं। सरकार ने जो कोविड सेंटर खोले हैं उसमें से बहुत सारे कोविड सेंटर खाली हैं। ये संदेश हमें लोगों को देना होगा कि चूंकि इस वायरस की स्प्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है, तो जैसे ही अगर एक व्यक्ति को कोरोना हो
वो इमीडिएटली आइसोलेशन सेंटर में चला जाए। सरकार ने इसको इसीलिए खोला, यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग रहता है या आपके घर में बच्चे हैं या आपके घर में इतने कमरे नहीं हैं जिसके अंदर सबको सेपरेट टॉयलेट और कमरे दिए जा सके, तो आपको अपने घर में रहकर इलाज कराने की बजाय आपको आइसोलेशन सेंटर जो बने हुए हैं, जो अभी खाली हैं काफ़ी मात्रा में, उसके अंदर जाकर विश्राम करना चाहिए ताकि बाकी लोग बचे रहे। अगर आप ज़्यादा दिन रुक गए तो सब के सब, हम देख रहे हैं आजकल पूरे परिवार के परिवार जो हैं कोरोना से संक्रमित होकर चले आ रहे हैं। बिल्कुल, और इसके पीछे शायद यही वजह है कि अगर एक कोई पॉजिटिव है, वो इलाज बाहर करवाना नहीं चाह रहे, वो सोच रहे हैं कि घर में ही वो किसी तरीके से ठीक हो जाए। सर, इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि ये बहुत से लोग मानते हैं कि अगर वो अस्पताल चले गए तो उनकी परेशानी और ज़्यादा दिन तक बनी रहेगी, बढ़ भी सकती है, और शायद यही डर है कि वो अस्पताल जाना नहीं चाहते हैं। देखिए, क्या है कि हमारे यहाँ पर डॉक्टरी जो है या चिकित्सक, हर कोई घर के अंदर चिकित्सक है। आप देख रहे हैं कि कोरोना जब से आया है, व्हाट्सएप के माध्यम से, सभी चीज़ों के माध्यम से हर लोगों को ज्ञान हो गया है। लोग व्हाट्सएप पे ही लोगों को ट्रीटमेंट फॉरवर्ड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड लोगों ने लिया, और इस वायरस ने भी इम्यूनिटी कम करी। इस कारण से हमको म्यूकरमाइकोसिस की प्रॉब्लम भी देखने को आ रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों की ये प्रवृत्ति, हमने कई डॉक्टरों से बात करी, लोगों ने ये भी कहा कि घर के अंदर इलाज ले रहे हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी खरीद लाए, घर के अंदर ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, और जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो पता लगा 60 से 70% लंग ख़राब हो गया। और आपने देखा कि इस लहर के अंदर बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया, लोग घरों में रहने लग गए, जबकि उनको इस लहर के अंदर जल्दी अस्पताल पहुंचने। ये बात सही है कि बीच में कुछ ऐसा पीरियड रहा था जब बिस्तरों की भी कमी हो गई थी अस्पतालों में, लेकिन जिन लोगों को इनिशियल हुआ था उनको चिकित्सक की सलाह से जो कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए, जिसको शुरुआत में उनकी संख्या कम थी, लेकिन सरकार ने जैसे ही इसको महसूस किया, इमीडिएटली इनके नंबर का विस्तार किया। तो अभी भी जिन लोगों को हो रहा है उनको जो है कोविड केयर सेंटर में ज़रूर जाना चाहिए, नहीं तो घर में रहकर कई बार वो सीरियस हो जाते हैं और जब जाते हैं तो देर हो चुकती है। आप देख रहे हैं जितने भी मरीज़ आईसीयू के अंदर जा रहे हैं उनके अंदर मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, और इस बार के कोरोना के अंदर जो है हम लोगों की मृत्यु बहुत देख रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारी डॉक्टर कम्युनिटी में, आपने देखा पिछले दिनों एक ही दिन के अंदर 6 लोगों की मृत्यु होगी, जबकि वो लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं। इसका मतलब ये है कि अगर शुरुआती तौर पर ही अगर सावधानी नहीं बरती गई, आपने इसको लाइटली लिया, तो ये कब जानलेवा हो जाएगा हम नहीं जानते। बिल्कुल, और ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं सामने कि शुरुआत में अगर 5-6 दिन बाद आप राहत महसूस करने लग रहे हैं तो उसके बाद आपको लग रहा है कि शायद अब कोरोना का जो अटैक है वो ना हो, लेकिन मामले शायद इसी के बाद बिगड़ रहे हैं। 6 से 7 दिन के बाद सर मुझे लग रहा है कि मामले ज़्यादा बिगड़ जा रहे हैं, जो भी थोड़ी भी बहुत भी लापरवाही अगर कर रहा है तो। आपने बिल्कुल सही कहा कि इवन मामला इतना हाथ से निकल जाता है कि लोगों को बेस्ट ट्रीटमेंट लेने के बाद भी लोग ठीक नहीं हो पाते जी। अगर ऐसा ही होता तो आपने देखा जो लोग काल कवलित हुए वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, डॉक्टर्स थे, लेकिन तमाम चीज़ें देने के बावजूद भी वो उससे बच नहीं पाए। तो कुल मिलाकर इनिशियल स्टेज से ही सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर के संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल नई गाइडलाइन आ गई, स्टेरॉइड का उपयोग जो है 7 दिन तक देना है। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो अपने को डॉक्टर की निगरानी में ही लेना चाहिए। बीच में कोरोना के सेल्फ मैनेजमेंट के चक्कर में वो सारी दवाइयां जो हैं वो क्वैक्स के हाथों में चली गई, लोग फुल सेल्फ मेडिकेशन लेने लग गए। टैबलेट मेड्रॉल चल रही है तो 21 दिन तक चल रही है, जबकि आईसीएमआर ने और एम्स ने हमेशा गाइडलाइन ये दी कि 7 दिन से ज़्यादा नहीं दें, और माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के अंदर स्टेरॉइड देने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन किया जिसका दुष्परिणाम आज हम देख रहे हैं। बिल्कुल सर, अब एंटीजन टेस्ट घर पर भी करवा सकते हैं, इस तरीके से एक आईसीएमआर की एक गाइडलाइंस यहाँ पर आई हैं। अब उस टेस्ट से क्या फ़ायदा होगा, किस तरीके से सहूलियत मिल सकेगी लोगों को या डॉक्टर्स को भी, या जहाँ टेस्टिंग सेंटर्स थे उनको क्या सहूलियत अब मिलेगी इससे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से कह रहे हैं कि टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए, टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए, आप पॉजिटिव केसेस को छिपाइए मत। कई राज्यों से शिकायत आ रही है साहब कि हम लोग केसों को कम कर बता रहे हैं। हमें केस को छुपाना नहीं है। एंटीजन टेस्टिंग जो रहती है मास स्क्रीनिंग का एक टूल है। जब भी हमें मास स्क्रीनिंग करनी होगी, एंटीजन टेस्ट विदेशों में भी, आपको एक ज़माने में जब पहली लहर के अंदर अमेरिका ने 10-10 लाख एंटीजन टेस्ट किए थे शुरुआत में जी। क्योंकि क्या रहता है, अगर पॉजिटिव आ गया तो इमीडिएटली पता लग जाएगा कि भाई ये है, और अगर निगेटिव आ गया तो फिर इसको आरटीपीसीआर से कंफर्म कर लेंगे, और टेस्ट जो है वो आधे घंटे से भी कम समय में रिजल्ट दे देता है।
तो मास स्क्रीनिंग कराने से कम ऐसे लोगों की पहचान हो जाएगी, हम उनको आइसोलेट कर लेंगे, जी। जो बचे हुए लोग हैं उनको इन्फेक्ट होने से बचा लेंगे। बिल्कुल। सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे, और जब भी कोई हमारे साथ डॉक्टर जुड़ते हैं तो उनसे ये सवाल मैं ज़रूर पूछता हूँ कि कोरोना की चेन का जो संक्रमण की चेन है उसको कैसे तोड़ा जा सकता है, एक परिवार के भीतर, एक कम्युनिटी के भीतर, एक मोहल्ले के भीतर, गली के भीतर, कि क्या वो नियम अपनाए जाएं कि आप इस संक्रमण की चेन को खुद से तोड़ सकें, उसके लिए किसी सरकारी दबाव की ज़रूरत ना हो। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। वास्तव में देखा जाए तो कोरोना आज एक ऐसी समस्या बन चुकी है जिसको कोई भी सरकार हल नहीं कर सकती। जी। अगर इसमें जन भागीदारी नहीं होगी, इसमें अगर लोग स्वयं से प्रेरित होकर कार्य नहीं करेंगे तो इस बीमारी को हराना बहुत मुश्किल है, और लोगों ने लापरवाहियाँ बरती और अपनी जानें गंवाई। इसीलिए आप देखिए डेथ टोल इस वाली लहर के अंदर कितना अधिक बढ़ गया। जी। बिल्कुल वही सीधे से नियम है जो हमेशा हर बार सारे कंसल्टेंट लोग कहते हैं कि आप अपने मुंह को मास्क से ढक कर रखें। कभी भी आप जो है कहीं पर ग्रुप में बात कर रहे हैं तो जो मुंह से जो ड्रॉपलेट्स उड़ते हैं वही कोरोना के फैला देते हैं। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और ओवर क्राउडिंग, कोई भी अवसर, उत्सव, इसको मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्सव मनाकर अवसरों पर भीड़ जुटाकर हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, सभी वर्गों ने चुकाई है। जिन लोगों ने इसको अवॉइड किया है, तो अब संदेश बहुत साफ है और लोगों को समझ में भी आ रहा है कि अब लापरवाही बरती तो खैर नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अब भी देर नहीं हुई है और अब भी संभलने का वक्त है। सर एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, और क्या जो पैटर्न इसका है संक्रमण फैलने का, क्या वही पैटर्न ब्लैक फंगस के भी फैलने का है, या सिर्फ पोस्ट कोविड जो मरीज हैं उन्हीं पर ये ज़्यादा वो ज़्यादा खतरे में है कि ब्लैक फंगस उनको हो सकता है? देखिए, ब्लैक फंगस के अभी हाल मैंने 4 मरीज ऐसे देखे जो कि एक जगह पर कोविड पॉजिटिव भर्ती हैं। इसीलिए मैंने शासन से भी अपील करी थी, और मैं उसके शासन के टास्क फोर्स पर भी हूँ, तो मैंने ये बोला था कि नेज़ो एंडोस्कोपी या नाक की दूरबीन के द्वारा जांच एक ऐसा माध्यम है जिससे नाक के अंदर ही डिसीज़ को पकड़ा जा सकता है। ये डिसीज़ अगर नाक में चली जाती है, म्यूकोरमाइकोसिस, तो आँख निकालनी पड़ती है, अगर दिमाग में चली जाती है तो जान चली जाती है, नीचे अगर पैलेट में चली जाती है तो तालू निकालना पड़ता है, तो ज़िंदगी भर डेंटल ऑपरेटर लगाना पड़ता है। ये ऐसी डिसेबिलिटी रहती है जिसे आदमी ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता। इसीलिए ये बात कही गई कि जितने भी पेशेंट अभी भर्ती हैं सारे मेडिकल कॉलेजेस में, वहाँ पर ENT डिपार्टमेंट है, वहाँ के ENT के कंसल्टेंट, वहाँ के रेजिडेंट एंडोस्कोप लेकर सारे मरीजों की जांच करें। अगर 800 मरीज में से 10 मरीज अगर पॉजिटिव निकले, माइक्रोमाइकोसिस के निकले, तो उनका इमीडिएटली उपचार हो। हमें नाक के स्तर पर मरीजों को मिलना। आज अभी मैं 3 ऑपरेशन करके यहाँ पर बैठा हूँ। तीनों ऑपरेशन जो है वो ऐसे थे जिनको नाक के स्तर पर पकड़ लिया गया था, जबकि कल के 2 ऑपरेशन में हमको आँख निकालनी पड़ी। तो आँख निकालना बहुत ही कष्टकर है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी आज से पूरे प्रदेश के अंदर 15 दिन तक नेज़ो एंडोस्कोपी की जांच का अभियान चलाया है। हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी ने मेडिकल कॉलेज के अंदर एक ऐसी OPD इस्टेब्लिश करी है जिसके अंदर ब्लैक फंगस डायग्नोसिस नेज़ो एंडोस्कोपी की जाएगी सुबह से लेकर शाम तक। हम खुद ENT सर्जन्स, प्रदेश के सारे ENT सर्जन्स के माध्यम से बोल रहे हैं कि संडे के दिन वो अपनी क्लिनिक के अंदर लोगों को बताएं कि जो लोग पोस्ट कोविड मरीज हैं और जो खासकर डायबिटिक हैं, हाई रिस्क पेशेंट है, वो क्लिनिक पर आएँ, अपनी नेज़ो एंडोस्कोपी कराएं। हम कागज़ पर उनको लिख कर देंगे कि आपके अंदर ब्लैक फंगस है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप निश्चिंत हो जाइए, खुश हो जाइए, और अगर है तो फिर आप इमीडिएटली सजग हो जाइए, अपना उपचार कराइए। लेकिन इस एंडोस्कोपी को 1 हफ्ते के बाद फिर से रिपीट कराना आवश्यक है। आमतौर पर यह देखा गया कि अगर 2 महीने आपके बीत गए हैं पोस्ट कोविड, तो आप रिलेटिवली सेफ हैं, क्योंकि बहुत से मरीज ऐसे हमारे पास आ रहे हैं जो 20 से 30 दिन पोस्ट कोविड हैं और जिनको फंगल म्यूकोरमाइकोसिस जो है आ रहा है, और उसके लक्षण बहुत ही टिपिकल है। उसको अपने को अवॉइड नहीं करना है कि नाक के अंदर एकदम से ठसी ठसी नाक दिख रही है, नाक छूने पे दर्द हो रही है, चेहरे में सुन्नाहट आ रही है, ये चेहरे का ये हिस्सा सूज रहा है, आँख के अंदर दर्द हो रहा है। अगर आँख की एक पलक बंद हो गई, ऐसे बहुत से मरीज आते हैं, तो इसमें थोड़ी सी देर हो गई है, ये पलक कभी ऊपर नहीं उठेगी, लेकिन कम से कम ये तो होगा कि वो डिसीज़ आगे जाने से बचेगी।
बिल्कुल, समय रहते आपको सावधान हो जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि कोविड पेशेंट जो हैं अ, अभी भी 14 से 15 दिन का ही वक्त उनके लिए तय है कि पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इस बार ऐसे कई पेशेंट देखने को मिले जिन्होंने ज़्यादा समय लिया ठीक होने में। हालांकि वो स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए, लेकिन वक्त ज़्यादा उनको लगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बार के लहर के अंदर लोगों को शरीर के अंदर बहुत कमज़ोरी मालूम पड़ रही है। जी। कोविड के 20 दिन बीत जाने के बाद भी, 1 डेढ़ महीना बीत जाने के बाद भी लोग कह रहे हैं कि हम काम करने में बहुत थकावट महसूस करते हैं। और ये इस वायरस की प्रवृत्ति है, क्योंकि वायरस जो है वो हमारे लिम्फोसाइट नाम का एक सेल होता है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम करता है, उस पर अटैक करता है, जिससे हमारे सेल होते हैं CD4 और CD8 सेल, वो कम हो जाते हैं और इसी कारण से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है। ये भी देखा गया है कि ये जो है हमारे डायबिटीज़ प्रोड्यूस करने वाले जो बीटा 2 सेल रहते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले, उसके ऊपर भी अटैक करता है। इसलिए कई लोगों को इस संक्रमण के बाद पहली बार डायबिटीज़ हुआ और यंग लोगों को डायबिटीज़ हुआ और साथ में उनकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हुई, उन्हें स्टेरॉइड दिया गया और उनको म्यूकोरमाइकोसिस हो गया। कल ही मैंने एक बच्चे को देखा जो कि 26 साल का था, उसका पूरा पैलेट, तालू जो है वो म्यूकोरमाइकोसिस से सड़ गया था। तब उस तालू को निकालना ज़रूरी है। अगर आपने इसको सही समय पर सर्जरी नहीं करी तो ये जानलेवा है और सर्जरी के बाद भी लोगों को बहुत महंगी दवाइयाँ लंबे समय तक लेनी पड़ती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो लोग कोरोना से जीत गए हैं वो इस म्यूकोरमाइकोसिस से अपना जीवन हार जाएंगे यदि तेज़ी के साथ इस डिसीज़ को नाक के अंदर ही नहीं रोका गया और इनको दवाई देने की समुचित व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, हर वर्ग का लोग इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो सर, इससे भी बचाव का तरीका वही है कि आप डबल मास्क लगा कर रखें, हमेशा हाथों को सैनिटाइज करते रहें, हैंड वॉश करते रहें, क्या कुछ और विशेष तरीके हैं इससे बचने के? म्यूकोरमाइकोसिस से बचने का तो ये तरीका है कि क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस का जो फंगस है ये हमारे नाक के अंदर सामान्य तौर पर विद्यमान रहता है। मेरी नाक में भी है, आपकी नाक में भी है जी। जिसकी इम्यूनिटी कम होगी उसको ये अपने ऊपर जकड़ लेगा। पहले हम साल में 2-3 केस देखते थे, ऐसे लोगों को देखते थे जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या जो बहुत ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग पर हैं। लेकिन आजकल मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं ओपीडी में 10-12, आज मैं 5 पेशेंट ऑपरेट कर रहा हूँ, 3 ऑपरेट कर चुका हूँ, 2 आपके इस इंटरव्यू के बाद ऑपरेट करूँगा और पिछले 23 अप्रैल से लेकर अब तक मैं करीब 55 पेशेंट ऑपरेट कर चुका हूँ और ऐसे ही मेडिकल कॉलेज में भी ऑपरेट। और आप समझ लीजिए कि वॉल्यूम जो है कितना बड़ा है इस डिसीज़ का। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी एंडोस्कोपी करवाएंगे जगह जगह और जब तेज़ी से आंकड़े आएंगे तब हमको वास्तव में पता लगेगा कि कितनी बड़ी महामारी का रूप ले रही है। कई गवर्नमेंट ने तो उसको महामारी के रूप में डिक्लेयर भी कर दिया है। बिल्कुल। तो इसका बचाव का तरीका यह है कि सलाइन से अपनी नाक को वॉश करना है ताकि जितने भी कॉमन सेल फंगस हैं वो निकल जाए। नाक को बार बार सलाइन से वॉश करें और ज़रा भी ये जो मैंने लक्षण बताए थे ऐसा हो तो तुरंत अपने ईएनटी के डॉक्टर को जाकर दिखाएं। वो नाक के अंदर नेज़ोएंडोस्कोप डालेगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि नाक में नेज़ोएंडोस्कोप डालेगा तो तुरंत उसका अंदाज़ा लग जाएगा कि साहब इसको है कि नहीं है। कई बार एक KOH फंगल का एक टेस्ट भी होता है, स्वाब लेकर वो भी लैब में देते हैं, उससे भी पता लग जाता है। लेकिन ब्लैक फंगस, नाक के अंदर ब्लैक क्रस्ट आपको एविडेंटली दिखाई पड़ जाते हैं। अगर आप उसका वीडियो देख लेंगे तो आप भी देख के पहचान जाएंगे। बिल्कुल। एक दर्शक हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, अनीश। अनीश जी, अपना सवाल पूछे डॉक्टर साहब से। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे फैमिली मेंबर में मेरे फैमिली फंगस भी एक साथ हो जाए कोरोना के साथ साथ, डर बना हुआ है। देखिए, डरना किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है। ये कहा गया ना कि डर के आगे जीत है। हमें डरना नहीं है, हमें सजग रहना है। जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं, अगर ये लक्षण आपके किसी भी मरीज़ के अंदर आते हैं तो आपको तुरंत अपने पास के ENT सर्जन के पास जाना है और उससे कहना है कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नाक में ब्लैक फंगस हो गया है, मेरी नेज़ोएंडोस्कोपी करके मुझे बताइए कि है अथवा नहीं। 99% केस के अंदर आपके डॉक्टर साहब आपको बता देंगे कि नहीं, आपकी नाक के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, आप बिल्कुल भयमुक्त हो जाइए और अपनी नाक को सलाइन से वॉश करिए और 1 हफ्ते बाद मुझे फिर से दिखा दीजिएगा। ऐसे लोग जो कोरोना पर विजय पाकर अपने घर के अंदर हैं, डायबिटीज़ के साथ हैं, ऐसे लोग को तुरंत
जाना चाहिए, भले ही उनको कोई सिम्टम हो या ना हो, एक प्रिलिमिनरी चेकअप कि आप वहाँ गए, ताकि इनिशियल स्टेज पर ही कुछ हो रहा हो तो तुरंत आपको डॉक्टर बता दें और आपको उसका उपचार भी बता दें। बिल्कुल, डरना नहीं है। लेकिन सर इसके साथ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा निडर भी होना ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम निडर हो गए और आपने सारी सोशल डिस्टेंसिंग आप भूल गए, आपने हैंड वॉश करना छोड़ दिया, आपने मास्क लगाना छोड़ दिया। इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ये भी माने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, साहस करें लेकिन दुस्साहस ना करें, और इन सब चीज़ों में बड़ी ही नैरो मार्जिन होती है, और इसी नैरो मार्जिन को जो क्रॉस करता है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। बिल्कुल। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी रमन जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं रामानंद बोल रहा हूँ, जिला कटनी एमपी से। जी सर मुझे ये जानकारी लेना है कि ये ब्लैक फंगस और ये व्हाइट फंगस जो है, तो इसकी रोकथाम के लिए हम क्या उपाय अपनाएं, क्योंकि हम कम पढ़े लिखे एक किसान हैं। बहुत ही अच्छा सवाल उठाया आपने। चूंकि आप किसान हैं इसलिए आपको ये बता दूं कि ये जो ब्लैक फंगस है ये ज़्यादा खतरनाक होता है वाइट फंगस के मुकाबले में। वाइट फंगस जो रहता है उसको कैंडिडा या एस्परजिलस कहते हैं, ब्लैक फंगस को हम म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ब्लैक फंगस की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी हैं और ये जानलेवा होता है, जबकि कैंडिडा या एस्परजिलस की दवाइयाँ इतनी महंगी नहीं और ये जानलेवा नहीं होती हैं। लेकिन चूँकि आप किसान हैं और मान लीजिए अगर आपको डायबिटीज़ है और आप पोस्ट कोविड है, तो आपको मिट्टी से दूर रहना है, क्योंकि ये सॉइल के अंदर, कंस्ट्रक्शन साइट पर, इन सब जगह फंगस कई बार देखने को मिलता है, खासकर म्यूकोरमाइकोसिस का फंगस। तो आपको अपना हाइजीन जो है बराबर मेंटेन रखना है। आपकी नाक को, जैसे अपन पुराने ज़माने में जल नीति किया करते थे ना, पानी से वॉश किया करते थे, नाक को बार बार अपने को पानी से वॉश करना है। तो यही एक सस्ता सा उपाय है जिससे जो है आप इससे बचे रह सकते हैं। मान लीजिए कहीं से आप काम कर आ रहे हैं, खेत से काम करके आ रहे हैं और मिट्टी में ज़्यादा 2-4 हो भी गए हैं, तो भी घर पर आएँ, अच्छी तरह नहाएं, अपनी नाक को सलाइन से वॉश करें और उसके बाद जो है निश्चिंत होकर रहें। बिल्कुल, डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना सामान्य जीवन जिए आप। जी। एक दर्शक और जुड़े हुए हैं छिंदवाड़ा से, अरुण। अरुण जी अपना सवाल पूछिए। सर मैं पूछना चाह रहा था, मैं 17 मार्च को कोविड पॉजिटिव हुआ था और 27 मार्च को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ जी, है ना। उसके बाद में मुझे सुगंध नहीं आ रही, टोटली गोल हो गई सुगंध। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा बहुत हुआ है कि कई बार तो सुगंध नहीं आना, ये कई बार इस बात का इशारा करता है कि व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हो गया है। जब व्यक्ति को सुगंध नहीं आती तो कई बार व्यक्ति को स्वाद भी नहीं आता, क्योंकि स्वाद का और सुगंध का आपस में संबंध होता है। और इस वायरल फीवर में कई बार ये होता है कि लोगों की सुगंध जो है काफ़ी समय तक लौट कर नहीं आती, लेकिन आप निश्चिंत रहें, ये सुगंध वापस आएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहें। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को उनके सवालों के जवाब भी यहाँ पर मिले। और ब्लैक फंगस को लेकर या कोरोना को लेकर किसी भी तरह का सवाल आपके जहन में अगर रहा भी तो आपको यहाँ पर जवाब मिल गया। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़ेंगे हम लोग मिलकर और जीतेंगे हम लोग मिलकर, लेकिन सावधान रहिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।